और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मे, माइट, मस्ट और ऑट के बारे में। जी हाँ, ये सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम कैन और कुड के बारे में पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं इनके स्पेशल यूज़ क्या हैं और उनके एक्सप्रेशंस क्या हैं और आप उनका इस्तेमाल जो है सेंटेंस में किस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर आप उनके माध्यम से या उनके एक्सप्रेशंस को समझ करके आप जो है सेंटेंस के भाव को कैसे समझ सकते हैं कि सेंटेंस से क्या कहा जा रहा है, या कोई वक्ता या स्पीकर आपसे जो है क्या बोलना चाह रहा है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जो कि आधारित है मे माने होता है सकना सकता, माइट माने होता है शायद चाहिए, मस्ट माने होता है अवश्य चाहिए, और ऑट माने होता है नैतिक रूप से अनिवार्यता के साथ चाहिए। तो आज का वीडियो हमारा मे, माइट, मस्ट और ऑट के ऊपर आधारित है। जो भी व्यूअर हमारे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब का पार्ट 3। इसमें हम पढ़ेंगे मे, माइट, मस्ट एंड ऑट के बारे में। यूज ऑफ मे वर्ब, यह एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मीनिंग सकना, सकता, सकते, सकती इत्यादि। फॉर्म, यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूपों में प्रयोग करते हैं। आइए अब देखते हैं मे के इम्पोर्टेंट फैक्ट। मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। मे में प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस नहीं लगता है। जैसे ही मे रीड इंग्लिश, यहाँ पर आप देखेंगे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है लेकिन रीड में एस नहीं लगाया गया है। मे के बाद मूल रूप वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई मे हियर यू, यहाँ पर आप देखेंगे कि मे के बाद हियर जो है वर्ब का मूल रूप है जो कि इस्तेमाल किया गया है। मे के बाद इन्फिनिटिव का चिन्ह टू लुप्त रहता है। जैसे वी मे टू सी द मून, तो हमें यहाँ पर टू हटा देंगे और हम लिखेंगे वी मे सी द मून, यानी कि टू जो है लुप्त हो जाएगा। मे में आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म मे के साथ इस्तेमाल नहीं होती है। क्वेश्चंस तथा नेगेटिव वाले सेंटेंस में हम लोग जो है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बिना डू के बनाते हैं। जैसे आई मे नॉट कम, यहाँ पर मे नॉट का इस्तेमाल किया गया है नेगेटिव बनाने के लिए, न कि डू नॉट का। मे आई यूज योर पेन, यहाँ पर मे का इस्तेमाल किया गया है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, न कि डू का। आइए अब देखते हैं एक्सप्रेशंस ऑफ मे, यानी कि सेंटेंस में मे के एक्सप्रेशंस या भाव क्या होते हैं। मे से परमिशन, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी का बोध होता है। आइए इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल्स, यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो, ये परमिशन है। मे आई प्ले हेयर, क्या मैं यहाँ खेल सकता हूँ, ये रिक्वेस्ट है। इट मे रेन टुनाइट, आज रात बारिश हो सकती है, यह पॉसिबिलिटी का बोध कराता है। मे नॉट का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, क्योंकि मे नॉट से यह बोध होता है कि कार्य होने की संभावना बहुत कम है। जैसे द रिपोर्ट मे नॉट बी ट्रू, यह जांच सत्य नहीं हो सकती है, यानी कि मे नॉट का इस्तेमाल ये बताता है कि कार्य के होने की संभावना बहुत कम है। मे से प्रबल इच्छा, आशीर्वाद, मनोकामना इत्यादि का बोध होता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। मे यू लिव लॉन्ग, आप बहुत दिन तक जिए। मे हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का संबंध पास्ट टेंस से होता है। ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि भूतकाल में कार्य होने की संभावना अधिक थी पर पता नहीं कार्य हुआ कि नहीं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। ही मे हैव मिस्ड द ट्रेन, हो सकता है उसकी ट्रेन छूट गई हो। यहाँ पर हमें भूतकाल में कार्य होने की संभावना तो अधिक थी पर यह अभी तक पता नहीं है कि वह काम पूरा हुआ कि नहीं। मे का प्रयोग एडवर्बियल क्लास ऑफ पर्पस में भी होता है और तब इसका अर्थ होता है ताकि, यानी कि अगर किसी हिंदी वाक्य में
ताकि शब्द आया है तो आप मे का प्रयोग करके उस सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। शी वर्क्स हार्ड, उसने कठिन मेहनत की। दैट शी में पास द एग्जाम, ताकि वह परीक्षा पास कर सके। मे के बाद अब हम पढ़ेंगे माइट, यूज ऑफ माइट। यह एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसका मीनिंग होता है शायद, चाहिए या चाहिए। वैसे तो माइट, शुड, ऑट का मीनिंग चाहिए ही होता है, पर उनके भाव में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूपों में प्रयोग करते हैं। ये मे का पास्ट टेंस है, परंतु इसका प्रयोग पास्ट टेंस में नहीं होता। इसका प्रयोग प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम बताने के लिए भी होता है। इसका प्रयोग सभी पर्सन्स के साथ होता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर में कभी एस नहीं लगता। माइट के बाद इन्फिनेटिव का चिन्ह टू हमेशा लुप्त रहता है, जैसा कि मे में था। क्वेश्चंस में माइट को सब्जेक्ट के पहले और नेगेटिव्स में माइट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पर डू से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस न बनाकर माइट का ही इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्रेशंस ऑफ माइट। आइए माइट का इस्तेमाल देखते हैं। माइट से परमिशन, पोलाइटनेस, डाउटफुल पॉसिबिलिटी का बोध होता है। एग्जाम्पल्स, माइट आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन प्रयोग कर सकता हूँ, या क्या मुझे आपका पेन प्रयोग करना चाहिए। द ट्रेन माइट बी लेट, यहाँ पर संभावना बताई जा रही है कि ट्रेन लेट हो सकती है या ट्रेन लेट होनी चाहिए। इट माइट रेन, यहाँ पर डाउटफुल पॉसिबिलिटी है, यानी कि संदेहास्पद संभावना कि बारिश होनी चाहिए या बारिश हो सकती है। यहाँ पर सेंटेंस के जो बोलने का जो तरीका होता है या जो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, उससे पता चलता है कि पॉसिबिलिटी है या डाउटफुल पॉसिबिलिटी है या परमिशन है। माइट का इस्तेमाल भी मे की तरीके से, यानी कि मे हैव के तरीके से ही भूतकाल में होने वाले कार्य की संभावना को जानने के लिए किया जाता है। जैसे माइट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का संबंध पास्ट टेंस से होता है। ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि भूतकाल में कार्य होने की संभावना अधिक थी, पर पता नहीं कार्य हुआ कि नहीं। ही माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, हो सकता है उसकी ट्रेन छूट गई हो। माइट का प्रयोग एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस में भी होता है और तब इसका अर्थ होता है ताकि, बिल्कुल मे की तरीके से। शी वर्क्स हार्ड दैट शी माइट पास द एग्जाम, उसने कठिन मेहनत की ताकि वह एग्जाम पास कर सके। माइट प्लस इन्फिनेटिव का इस्तेमाल एक साथ करने से सजेशन यानी सुझाव या रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना का बोध होता है। जैसे यू माइट टॉक ए लिटिल लेस लाउडली, तुम्हें बहुत धीमे से बात करनी चाहिए। माइट के बाद हम मस्ट देखेंगे। यूज ऑफ मस्ट, यह एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसका भी मीनिंग अवश्य चाहिए या चाहिए होता है, यानी कि माइट का होता है शायद चाहिए, डाउटफुल पॉसिबिलिटी होती है, और यहाँ पर मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए, यानी एक तरीके से कंपलसरी होता है। यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूपों में प्रयोग करते हैं। मस्ट का पास्ट टेंस नहीं होता, परंतु मस्ट की जगह पास्ट टेंस में हैड टू का प्रयोग होता है। जैसे आई मस्ट डू इट, मुझे यह करना चाहिए या मुझे यह अवश्य करना चाहिए। आई हैड टू डू इट यस्टरडे, मैंने यह कल किया था या मुझे यह कल करना चाहिए था। यानी कि मस्ट को पास्ट टेंस में बनाने के लिए हैड टू का इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम बताने के लिए भी होता है। इसका प्रयोग सभी पर्सन्स के साथ होता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर में कभी एस नहीं लगता। मस्ट के बाद इन्फिनेटिव का चिन्ह टू हमेशा लुप्त रहता है, जैसा कि मे और माइट में था। क्वेश्चंस में मस्ट को सब्जेक्ट के पहले और नेगेटिव में मस्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पर भी डू का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए नहीं किया जाता है।
आइए मस्ट का प्रयोग देखते हैं कि वाक्य में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। एक्सप्रेशंस ऑफ मस्ट। मस्ट से ड्यूटी और ऑब्लिगेशन का बोध होता है। एग्जाम्पल, यू मस्ट हेल्प द नीडी। तुम्हें जरूरतमंद की सहायता अवश्य करनी चाहिए। मस्ट से इंस्ट्रक्शन, स्ट्रॉन्ग एडवाइस और ऑर्डर का बोध होता है। कैंडिडेट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन। अभ्यर्थियों को सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देना चाहिए। मस्ट से कंपल्सन, बाध्यता का भाव व्यक्त होता है। इट इज रेनिंग सो आई मस्ट गो इन। यह बारिश हो रही है अतः मुझे अंदर जाना चाहिए या मुझे अंदर अवश्य जाना चाहिए। मस्ट से नेसेसिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोहिबिशन, एम्फैटिक एडवाइस का बोध या भाव व्यक्त होता है। जैसे आई मस्ट फिनिश द वर्क टुडे। मुझे आज काम अवश्य खत्म करना चाहिए। देयर मस्ट बी 50 पीपुल देयर। वहां पर 50 लोग होने चाहिए। यू मस्ट नॉट टेल अ लाई। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू मस्ट नॉट मिस द फिल्म। तुम्हें फिल्म नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ऊपर बताए गए क्रम के अनुसार ही दिए गए हैं। जैसे नेसेसिटी के बारे में है पहला, दूसरा प्रोबेबिलिटी, तीसरा प्रोहिबिशन और आखिरी वाला एम्फैटिक एडवाइस के बारे में है। यदि मस्ट से प्रश्न पूछा जाए तो अफर्मेटिव में मस्ट और नेगेटिव में नीड टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, मस्ट आई गो विथ यू। क्या मुझे तुम्हारे साथ जरूर जाना चाहिए? तो आंसर होगा यस यू मस्ट। तुम्हें जाना चाहिए। यह सकारात्मक उत्तर के लिए है। और अगर नकारात्मक देना हो तो आप कहेंगे नो यू नीड नॉट। तुम्हें नहीं जाना चाहिए। यानी कि अफर्मेटिव में सिर्फ यू मस्ट का इस्तेमाल होगा और अगर निगेटिव में आंसर देना होगा तो नीड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। मस्ट का पास्ट टेंस मस्ट हैव होता है। एग्जाम्पल, राजीव मस्ट हैव पास्ट। राजीव को जरूर पास हो जाना चाहिए था। मस्ट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का संबंध पास्ट टेंस से होता है। ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि भूतकाल में कार्य होने की संभावना अधिक थी पर पता नहीं कार्य हुआ कि नहीं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। इसका भी अर्थ उसी प्रकार से है जैसे मे और माइट में बताया गया था। आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड माई पेंसिल समवेयर। प्रेजेंट टेंस में मस्ट की जगह ऑब्लिगेशन, बाध्यता व्यक्त करने के लिए हैज टू या हैव टू या हैज गॉट टू या हैव गॉट टू का यूज कर सकते हैं। यानी कि सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव टू बाई अ डिक्शनरी। मुझे एक डिक्शनरी खरीदनी चाहिए। या आई हैव गॉट टू बाई अ डिक्शनरी। इस तरीके से भी इस वाक्य को कह सकते हैं। दोनों के मीनिंग हिंदी में एक ही होंगे। फ्यूचर टेंस में मस्ट की जगह ऑब्लिगेशन व्यक्त करने के लिए शैल या विल हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं। आई मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। मुझे धूम्रपान जरूर छोड़ देना चाहिए। या इसी वाक्य को इंग्लिश में इस तरीके से भी कह सकते हैं, आई विल हैव टू स्टॉप स्मोकिंग। दोनों का ही हिंदी में और इंग्लिश में मीनिंग एक ही है। और अंत में हम देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का आखिरी ऑट, यूज ऑफ ऑट। यह एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसका रूप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में एक सा ही रहता है। ऑट के बाद इन्फिनेटिव यानी मूल रूप वर्ब का प्रयोग करते हैं। ऑट के साथ टू का प्रयोग अनिवार्य है। ऑट के प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस नहीं लगता। क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंस बिना डू लगाए बनते हैं। जैसे ऑट वी गो टू नाउ। क्या मुझे अभी जाना चाहिए? या इट और नॉट टू रेन टुडे। आज बारिश नहीं होनी चाहिए। एक्सप्रेशंस ऑफ ऑट। ऑट का प्रयोग मॉरल और सोशल ऑब्लिगेशन व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे वी ऑट टू हेल्प द पुअर। हमें गरीबों की मदद जरूर करनी चाहिए। ऑट से एडवाइस, प्रोबेबिलिटी और गेस का बोध होता है।
द मेडिसिन ought to be taken in time. दवाई समय पर लेनी चाहिए. राना ought to be here now. राना को यहाँ पर अभी होना चाहिए. असामाजिक या अनैतिक भावों को व्यक्त करने के लिए ought not का प्रयोग करते हैं. He ought not to watch TV for so long. उसे लंबे समय तक टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए. You ought not to talk to your teacher like that. तुम्हें अपने टीचर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए. इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस के वर्ब के बाद ought के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता. जैसे I said they ought to see the principal. यह एक इनडायरेक्ट सेंटेंस है. इसको डायरेक्ट में बदलने पर I said that they ought to see the principal. ought और should का अर्थ एक ही है. दोनों एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं. I ought to see him. चाहे तो I ought to see him बोलिए या I should see him. दोनों का मीनिंग हिंदी में एक ही है और इंग्लिश में भी एक ही है, परंतु ought should से अधिक जोरदार या एम्फेटिक है. I ought to go slowly here या I should go slowly here. ought to have प्लस पास्ट पार्टिसिपल का संबंध पास्ट टेंस से होता है. ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि भूतकाल में उचित कार्य होने की संभावना अधिक थी पर पता नहीं कार्य हुआ कि नहीं. एग्जाम्पल, he ought to have invited him. उसे उन्हें आमंत्रित जरूर करना चाहिए था. but he didn't. लेकिन नहीं किया. ought not to प्लस have प्लस पास्ट पार्टिसिपल द्वारा यह भाव व्यक्त किया जाता है कि भूतकाल में किए गए कार्य को पसंद नहीं किया गया. You ought not to have missed the lecture. तुम्हारा यह काम मुझे पसंद नहीं आया. तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने पढ़ा मे के बारे में, माइट के बारे में, मस्ट के बारे में और ought के बारे में. हमारा अगला वीडियो होगा शैल के बारे में, शुड के बारे में, विल के बारे में और वुड के बारे में. और इसके साथ ही हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब खत्म हो जाएगी और इसके बाद हम आपको बताएंगे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में. तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें सुझाव दे सकते हैं, या वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं. और हमारे जो भी नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है आपको हमारे नए वीडियोस मिलते रहें. जल्दी हम आपके सामने उपस्थित होंगे अपने नए वीडियो के साथ में. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. धन्यवाद.